नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप लोग ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग फिर से हिंदी वर्णमाला के जैसा आप लोगों से वादा किया था कि हम हिंदी वर्णमाला के टॉपिक को कवर करेंगे आज। कल मैंने नोटिफिकेशन आप लोगों को दे दिया था दोस्तों, कि टेलीग्राम पर आप लोगों को बता दिया था और यूट्यूब पर भी बता दिया था कि आज से आप लोगों के 16 दिन बचे हुए हैं। तो मात्र 16 दिन में हिंदी को कैसे कवर किया जाएगा, इस आधार पर हमने वीडियो को बनाना स्टार्ट कर दिया है। आज ये पहली वीडियो है दोस्तों, पहली वीडियो पार्ट 1 वीडियो है। वर्णमाला से शुरू करेंगे और पूरा टॉपिक को कवर करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो और दोस्तों, आप सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सब कुछ सीखने को मिलेगा। यानी कि वर्णमाला के हर प्रश्नों को आपसे बनने लगेंगे और आप वादा करिए कि आप ईमानदारी से इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपनी कॉपी और कलम को निकाल लीजिए। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाए हैं इसको आप लोग अपनी पॉइंट में लिख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न जस्ट आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। कह रहा है कि हिंदी में क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं और अयोगवाह 2 होते हैं। फिर से सुनिएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा कि स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, ड और अढ़ और अयोग वह 2 होते हैं। अन और अह अनुस्वार इसको कहा जाता है। ड और ढ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। कामतानाथ प्रसाद, कामता प्रसाद के अनुसार वर्ण 43 होते हैं। आशा करता हूँ ये पहला प्रश्न आप सभी के समझ में होगा। कम टाइम में बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग अपनी ईमानदारी से इसको कॉपी लेकर उसमें नोट करते चलिएगा। दूसरा प्रश्न जस्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है दोस्तों कि जिस स्वर से के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है समझिएगा। संयुक्त स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिसमें 2 स्वरों का मेल होता है। संयुक्त स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनमें 2 स्वरों का 2 स्वरों का क्या होता है, मेल होता है। और मूल स्वर और लघु स्वर एक ही होते हैं। याद रखिएगा, मूल स्वर बात करें और लघु स्वर दोनों एक ही हैं। और बचा कौन, बचा दीर्घ गुरु स्वर। तो गुरु को स्वर को हम लोग या दीर्घ स्वर कह सकते हैं, या 2 मात्रिक स्वर, या 2 मात्राएं लगती हैं ये भी कहा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु स्वर दोस्तों। अब कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट लिखा गया है तो इसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा। यहाँ पर देखिए स्वर 11 होते हैं। देखिए भैया, मूल स्वर की बात करें या लघु या एक मात्रिक स्वर, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री होते हैं। 4 एक मात्रिक या मूल या लघु स्वर होते हैं। और 7 दोस्तों क्या होते हैं, 7 दीर्घ स्वर होते हैं। 7 दीर्घ स्वर होते हैं। कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए ओ औ। और दोस्तों आप को बताना चाहूंगा कि दीर्घ स्वर में 4 ऐसे स्वर होते हैं जो सजाती, सजाती का मतलब एक ही जाति के होते हैं। कौन कौन से, ए ओ औ। ए ओ औ दोस्तों, सॉरी ए ओ औ ये विजातीय स्वर होते हैं। विजातीय का मतलब दोस्तों ये एक जात के नहीं होते हैं, विजातीय स्वर होते हैं। देखिए जैसे ए का निर्माण कैसे होता है, अ और ई के माध्यम से होता है, यानी कि ये विजातीय स्वर होगा। और ऊ देख सकते हैं, ए जो है अ और ए से मिलकर बनता है, तो ये विजातीय स्वर है। कौन कौन से, ए ओ और ये विजातीय स्वर है। आपसे ऑप्शन में दे देगा कि भैया ये बताइए कि विजातीय स्वर कौन कौन से हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, 2 मात्रिक स्वर 7 होते हैं, इनमें से 4 विजातीय स्वर होते हैं। विजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं भैया, तो विजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ओ और आ, बड़ा आ, ई और बड़ा ऊ। ये दोस्तों क्या है, ये सजातीय है। सजातीय का मतलब ये कि ही जाति से मिलकर बने हुए शब्द सजातीय कहलाते हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा आ जो है, बड़ा आ देख सकते हैं अ और अ के से मिलकर बना है। बड़ी ई छोटी ई के मेल से बना है। बड़ा ऊ के मेल से, यानी कि ये एक ही जाति के से मिलने से बने हैं। फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि दो मूल स्वर कितने, चार। कौन कौन? छोटा अ, ई, ऊ री। और दोस्तों और कौन? द्विमात्रिक स्वर या गुरु स्वर या दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। और इसमें से 4 विजातीय स्वर होते हैं और 3 सजातीय स्वर होते हैं। विजातीय स्वर ए ऐ ओ औ होते हैं और सजातीय स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ होते हैं। आशा करता हूँ ये पॉइंट समझ में होगा। इसको अपनी कॉपी में नोट करिए। मैं चैलेंज करता हूँ, दावा करता हूँ, जितने प्रश्नों को बता रहा हूँ अगर आप लोग इसको ईमानदारी से अपनी कॉपी में नोट करते हुए समझते हुए चलते हैं तो कोई प्रश्न वर्णमाला टॉपिक का नहीं छूटेगा। आपका 3 नंबर का प्रश्न जस्ट आपकी स्क्रीन के 4 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो संयुक्त स्वर मैं देखते ही बता दे रहा हूँ ई है। अब आप कैसे समझ गए? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने हैं? दोस्तों मुख खुलने के आधार पर विवृत और अर्ध विवृत। पूरा खुले, जब पूरा खुले दोस्तों, यानी कि जैसे आ बोलो, अपने से बोलिए आ। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि मुख खोलने के आधार पर दो होते हैं विवृत। आ बड़ा जैसे बोल रहे हैं तो दोस्तों मुख पूरा पूरा खुल रहा है, यहाँ पर विवृत होगा। और अर्ध विवृत कौन भैया? जहाँ पर आधा मुख खुले, जैसे कौन भैया? अ ए और ओ, अ ए ओ। यहाँ पर देख सकते हैं कि आधा मुख खुल रहा है तो यहाँ पर अर्ध विवृत हो जाएगा। और देखिए मुख बंद होने के आधार पर दो होते हैं समविवृत, अर्ध विवृत। समविवृत का मतलब भैया यहाँ पर देखिए कोई भी आप शब्द बोलिए, जैसे ई ऊ, ये 4 भैया समवृत होते हैं। समवृत स्वर की संख्या पूछेगा तो 4 बताइएगा। समवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? ई ऊ। यहाँ पर मुख जो होते हैं लगभग बंद रहते हैं, हल्का से खुले होते हैं। और दोस्तों मुख खुलने के आधार पर विवृत, अर्ध विवृत। मुख खुलने के आधार पर विवृत, अर्ध विवृत। विवृत का मतलब जहाँ पर मुख पूरा खुले। और अर्ध विवृत का मतलब जहाँ पर मुख पूरा ना खुले, अर्ध खुले, आधा खुले। और मुख जहाँ पर बंद होता है वहाँ पर समवृत और अर्ध विवृत होता, अर्ध समृद्ध होता है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ई। आशा करता हूँ ये 4 नंबर का प्रश्न समझ में आया होगा। 5 नंबर का प्रश्न जस्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है मेरे भाई, 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर क्या होते हैं सर? स्वर जो जैसे मतलब जिसको बोलने के लिए किसी की सहायता ना लेनी पड़े। और व्यंजन व्यंजन होते हैं जिसको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े। कैसे? जैसे क है तो क किससे मिलकर बना है? क और अ से। क और अ, यहाँ पर देख सकते हैं क को बोलने के लिए अ का यूज किया जा रहा है, यानी कि स्वर को लिया जा रहा है। तो जिसको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़े वहाँ पर उसे व्यंजन कहेंगे दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होगी। परंतु याद रखिएगा कि अगर आपसे बोला जाए कि भैया बताइए कि उच्चारण के आधार पर कितने स्वर, तो उच्चारण के आधार पर 10 स्वर। 10 स्वर उच्चारण के आधार पर होंगे। 1938 के अनुसार जो री है दोस्तों, री को व्यंजन में घोषित कर दिया गया है। री यहाँ पर इसको हम व्यंजन में घोषित कर दिया गया है हिंदी के अनुसार। कब भैया? 1938 में। तो इसीलिए उच्चारण के आधार पर इसको काट दिया गया है। किसको काटा गया है? री को काट दिया गया है। आशा करता हूँ ये एक एक पॉइंट, मेरी एक एक बातें आप लोग पकड़ पा रहे होंगे। अपनी कॉपी को निकालिए मेरे भाई, अपनी नोट्स को बनाइए मेरे भाई। 16 दिन में हिंदी कवर कराऊंगा, ये मेरा चैलेंज है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 6वां नंबर का प्रश्न जस्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी से बताने की चेष्टा करिए, कोशिश करिए, प्रयास करिए। देखते हैं जितने विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतरीन आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। आपका 6वां नंबर का प्रश्न जस्ट आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। कह रहा है कि प्रत्यय के आधार पर री ली किस प्रकार की ध्वनि है? तो मेरे भाई मेरे दोस्त याद रखिएगा, जो उत्क्षिप्त होते हैं, उत्क्षिप्त कौन कौन से होते हैं भैया? तो उत्क्षिप्त कौन कौन से होते हैं? ढ और अढ़ होते हैं।
यहाँ पर ड और अड़ा होते हैं। तो री जो है किस प्रकार की ध्वनि है, तो याद रखिएगा जो री और क्या भैया जो री है ये किस प्रकार की ध्वनि होती है, ये पार्श्विक ध्वनि होती है। ये क्या होती है, ये पार्श्विक ध्वनि होती है। और दोस्तों प्रकंपित का मतलब होता है, प्रकंपित का मतलब यहाँ पर र जो होता है ये प्रकंपित होता है, इसको हम लोग लुंठित भी कहते हैं। अब र को बोलिए भैया, आपकी जीभ जो है कांप जाएगी, आपकी जीभ जो है कांप जाएगी, आपकी जीभ क्या हो जाएगी, कांप जाएगी। यहाँ पर प्रकंपित हो गया, यहाँ पर र हो जाएगा। और दोस्तों संघर्षहीन, संघर्षहीन में बहुत सारे व्यंजन को रखा जाता है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा कि जो री है ये किस प्रकार की ध्वनि है, तो पार्श्विक ध्वनि है। हम लोग चलते हैं अपने 7 नंबर के प्रश्न की ओर। जस्ट आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिए, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताने की कोशिश करिए दोस्तों। 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि जो ध्वनियाँ न स्वर हो न व्यंजन हो इन्हें क्या कहेंगे। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो 7 नंबर का प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ध्वनियाँ न स्वर हो न व्यंजन हो उनको हम लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, अब आपको हम लोग क्या करेंगे, दो ध्वनियाँ ना सुर हैं ना ही व्यंजन है, उन्हें हम क्या कहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अयोगवाह, अयोगवाह कहेंगे। अयोगवाह में कौन कौन आते हैं, अन और आहा आते हैं, अन और आहा आता है। अन को क्या कहा जाता है सर, अन को अनुस्वार कहा जाता है। और अह को क्या कहा जाता है, अह को विसर्ग कहा जाता है। और कुछ बातें बता रहा हूँ, इनको नोट करिएगा दोस्तों। देखिए अब हम आपको कैसे इसको बताते हैं, सिद्ध कैसे किया जाता है। स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं। स्वर कितने, स्वर 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं सर। व्यंजन 33 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने, संयुक्त स्वर 4 होते हैं। और उदक्षिप्त कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इनको जोड़िए, 11 33 कितने, 11 और 33 को जोड़ने पर कितना आता है, 44 आता है। 44 4 48, 48 2 50, 2 तो बच जाते हैं, वही 2 अन और आहा ही तो हैं भैया, अन और आहा ही तो हैं। जो ध्वनियाँ ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, यानी कि अन जो है अनुस्वार है और आहा विसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। के प्रश्न बनेंगे मेरे भाई। पहला है, देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है मेरे भाई स्वर, दूसरा मेरे भाई होता है व्यंजन होता है। ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो जितने प्रश्नों को बता रहा हूं ईमानदारी से बिल्कुल बेहतरीन ढंग से देखिएगा। एक बार वीडियो को मत देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए, स्पीड लगाकर देखिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो आप लोग उसको जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपका दूसरा नंबर का प्रश्न है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं मेरे भाई। तो वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, वर्णमाला कहा जाएगा। यहाँ पर डिटेल दिया गया है दोस्तों कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की जो है दोस्तों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है मेरे भाई। इसकी उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहा होगा। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, 19/6/2018 सेकंड शिफ्ट का ये प्रश्न है। तो बता रहा हूं ना कि अगर आप वर्णमाला से लेकर पूरे हिंदी को कर लेंगे प्रैक्टिस सेट मेरे साथ, तो अगर कोई प्रश्न छूट जाएगा तो बताना मेरे भाई। यही सारे प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे। आपका 3 नंबर का प्रश्न मेरे भाई, 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, यही छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जो कि विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्णमाला किसे कहा जाता है, वर्णमाला व्यवस्थित वर्ण समूह को कहा जाता है मेरे भाई, व्यवस्थित वर्ण समूह को कहा जाता है। अब आपको हम डिटेल थोड़ा दे देते हैं। व्यवस्थित वर्ण समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो वर्णमाला
में कुल 52 वर्ण होते हैं मेरे भाई, 52 वर्ण होते हैं। इसमें स्वरों की संख्या 11 तथा आयोगवाह 2 तथा मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। चलिए मेरे दोस्तों, आपका चौथा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है 44, बी है 33, सी है 52 और डी है 48। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां 52 हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां 52 हैं कि इनकी संख्या 52 है। स्वर कौन कौन से हैं? आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ऐ ओ औ 11 वर्ण 11 स्वर हैं। और व्यंजन की बात करता है तो व्यंजन आप लोगों को हम बिल्कुल बता रहे हैं ना, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहे हैं आप सभी को, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। एक वीडियो आपको निचोड़ देगा सारे प्रश्नों का। स्वर दोस्तों देखिए, आ छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ री ए ऐ ओ औ 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन की बात करें, कंठ का वर्ग कहा जाता है क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा बराबर 5। च वर्ग च छ ज झ इया 5। द मूर्धन जो मूर्धन से बोला जाता है तो ट ठ ड ढ अड़ा 5 होते हैं दोस्तों। त वर्ग को कहा जाता है दंत जो दांतों की मदद से बोला जाता है त थ द ध न, ये भी 5 होते हैं। और प वर्ग का मतलब ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। अगर आप ओष्ठ को दबा दीजिए, ओष्ठ को रोक दीजिए तो आप इन वर्णों को नहीं बोल पाएंगे। प फ ब भ म 5। पहली चीज जान लीजिए, क वर्ग कंठ के द्वारा बोला जाता है, च वर्ग तालु के द्वारा, त वर्ग मूर्धन, त वर्ग दांत और प वर्ग ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले मेरे भाई, पूछ ले कि प वर्ग किसकी मदद से बोला जाता है, तो ओष्ठ के द्वारा बता दीजिएगा उसको। जो एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा तो बता दीजिएगा प वर्ग ओष्ठ की मदद से बोला जाता है। आपसे ऑप्शन में रहेगा तो आपको ऑप्शन में टिक लगा देना होगा। तो देखिए दोस्तों, अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? य र लावा अंतस्थ, य र ला वर यानी कि 4 होते हैं। और ऊष्म स ख स ह 4 होते हैं। हम डिटेल में इसलिए बात कर रहे हैं ताकि हमारे विद्यार्थी बहुत सारे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की नहीं दिक्कत है। हिंदी वर्णमाला का यह ऐसा पार्ट है दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर ढूंढ डालिएगा, चैलेंज करता हूं, लेकिन ये नहीं पाएंगे आप। तो चलिए दोस्तों, संयुक्त व्यंजन मेरे भाई छत्र ज्ञ और स्र होता है, ये भी 4 होता है। आयोग वह पूछेगा तो आयोग यह वह अन और आहा होता है, 2 होता है। द्विगुण व्यंजन ड और ढ होता है और 2 होता है। तो कुल वर्णों की संख्या इस प्रकार से 52 हो जाती है। फिर से आप लोग इसको हम दिखा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको हम PDF इसका दोस्तों टेलीग्राम पर ज्वाइन करवा देंगे। आप लोगों को टेलीग्राम अभी ज्वाइन नहीं किया है मेरे भाई, तो टेलीग्राम को तो ज्वाइन कर लो यार, क्योंकि आपको हर एक प्रकार से यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपका 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। कह रहा है कि हिंदी क्या कह रहा है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई मेरे भाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन? वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन? वर्ण कहलाती है दोस्तों, वर्ण कहलाती है। ये देख सकते हो, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। यही सारे प्रश्न आएंगे, बहुत विशेष प्रश्न नहीं आएंगे, बस आपकी तैयारी मेंटेन होनी चाहिए। इस वीडियो को बता तो रहा हूँ ना कि इस वीडियो को 2 बार नहीं 3 बार देख लीजिए, स्पीड कर कर देख लीजिए, लेकिन इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा क्योंकि वर्णमाला से प्रश्न बनते हैं मेरे भाई। शब्द देखिए, शब्द या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। वर्ण कहे या तो ध्वनि कहे। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, बार बार बता रहा हूँ, जिसमें स्वरों की संख्या 11, मूल व्यंजनों की संख्या 33, 2 आयोग वाह होते हैं अन और आहा, 2 द्विगुण होते हैं ड और ढ, 4 संयुक्त वर्ण छत्र ज्ञ तथा स्र हैं। हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वर्णमाला कहा जाता है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है
दोस्तों इसका डिटेल जानिए। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को ही वर्ण भी कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं मेरे भाई, हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। हम अभी तक इसलिए नहीं पढ़ा रहे थे कि अभी दोस्तों कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि जीएस जीके का ही चाहिए, लेकिन अब मेरे को समझ में आ रहा कि बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी से भी ग्रसित हैं, हिंदी से भी परेशान हैं। तो इनको ऐसा कंटेंट दे दिया जाए कि एक वीडियो में एक वीडियो करके 20 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। 20 में इतना बेहतरीन कंटेंट देंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का छोड़िए कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो हर में जिसमें हिंदी आता है तो आपको उस प्रश्नों को करके रख देंगे। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, वर्ण स्वर परिभाषा भेद एवं संख्या पर किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। 7 नंबर का प्रश्न है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आए मेरे भाई। तो मात्रा के आधार पर स्वर दो कितने प्रकार के होते हैं, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। उच्चारण में लगने वाला समय ही मात्रा कहलाता है मेरे दोस्त। इसी मात्रा को आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। क्या भैया, इसी मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए आपको बताते हैं हम लोग। ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और क्या होते हैं, लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्र का समय लगता है, यानी कि कम समय लगता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिन स्वरों को बोलते समय हमें कम टाइम का आभास हो उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे अ ई उ री ह्रस्व स्वर हैं। एक मात्रिक स्वर भी इसे कहा जाता है। अगर ऑप्शन में दे दे क्या ह्रस्व स्वर को क्या कहा जाता है तो उसमें देगा एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। आपको फंसाने के लिए तो आप एक मात्रिक स्वर को टिक लगा दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, दीर्घ स्वर की बात करते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनमें ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगता है। ह्रस्व स्वर में छोटा आ, छोटी ई, उ री, अ ई उ री आता है और इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ औ आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 7। अगर दीर्घ स्वर्ग की संख्या पूछ ले तो 7 बता दीजिएगा। ह्रस्व स्वर की संख्या पूछ ले तो 4 बता दीजिएगा। अब बात करते हैं लुप्त स्वर की। जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिए। लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे लुप्त स्वर कहते हैं। दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे लुप्त स्वर कहते हैं। 3 अंक इनका चिन्ह होता है, यही आपका चिन्ह होता है, यही आपका चिन्ह होता है। संस्कृत व्याकरण में लुप्त स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। विशेष समग्र मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला की मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर 2 होंगे, ह्रस्व और दीर्घ, क्योंकि लुप्त का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता है। उम्मीद करता हूँ एक एक प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहा होगा। दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने 8 नंबर के प्रश्न की ओर। अगर कहीं भी डाउट लगे मेरे विद्यार्थियों को तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं निःशुल्क आया हूँ लेकिन पूरे यूट्यूब को हिला कर रख दूंगा, ये चैलेंज करता हूँ। 8 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और लुप्त क्या है। अभी मैंने बताया वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और लुप्त क्या होते हैं भैया, स्वर होते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार फिर से सुनिएगा, ह्रस्व दीर्घ और लुप्त क्या है तो स्वर हैं। देखिए ह्रस्व दीर्घ लुप्त मात्रा के आधार पर क्या स्वर के भेद हैं। स्वर के भेद कितने, 3, ह्रस्व दीर्घ लुप्त। ह्रस्व की संख्या 4, दीर्घ की कितनी बोला मैंने 7। ह्रस्व ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है। अ ई उ क्या होते हैं भैया, अ और दीर्घ स्वर आ ई, बड़ा उ, ए ओ होते हैं। उम्मीद करता हूँ एक एक बातें एक एक पॉइंट आप सभी के समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 9 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आप लोग भी आंसर बताने की चेष्टाएं करा करिए, कोशिश किया करिए। 9 नंबर का प्रश्न है
कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्वर कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। मैं भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, यकीन मानिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करना है ना करना, पर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। हम नहीं कहेंगे कि आप मेरे को सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए, मत करिए, कुछ मत करिए। जिस दिन सिलेक्शन हो जाए कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, दिल खुश हो जाएगा। इतने में ही बस। आपका अगला प्रश्न है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे स्वर कहा जाता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है का मतलब, जैसे मान लीजिए व्यंजन होता है दोस्तों, तो व्यंजन में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, परंतु स्वर में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इसे ही स्वतंत्र रूप कहा जाता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं मेरे भाई। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। आपको ये पीडीएफ की टेंशन मत लो मेरे भाई, पीडीएफ की टेंशन मत लो। पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बार बार इसको देख लेना, बार बार इसको पढ़ लेना, वीडियो को बार बार स्पीड करके पढ़ लेना, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आएंगे। इस मौके को जाने मत दीजिए। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या मेरे भाई 11 होती है। पर कुछ बातों को ध्यान तो दीजिए आप लोग। देखिए, स्वरों की संख्या 11 होती है। इनमें से 4 अ ई उ री मूल स्वर होते हैं। अगर मूल स्वर बात करें कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर 4 होते हैं मेरे भाई। छोटा अ, ई, उ और री। अगर बात करेगा कौन भैया, 3 होते हैं, बड़ा आ, ई, उ। अगर दीर्घ स्वर की बात करेगा तो दीर्घ स्वर मार दीजिएगा, 3 होते हैं, मूल स्वर 4, दीर्घ स्वर 3 और भैया संयुक्त स्वर 4 होते हैं। ए, ऐ, ओ और संयुक्त स्वर 4 होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके, जिन ध्वनियों के उच्चारण से समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती हो, उस वे स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ा, बड़ी आदि। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 11 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 11 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि कितने क्या प्रकार हैं? तो मैंने बताना कि दीर्घ स्वर भी होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं, बार बार बता रहा हूँ, जिनको बोलने में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनको बोलने में क्या लगता है, उसका दुगना समय लगता है। देखिए, स्वर ध्वनि के प्रकार 3 होते हैं, दीर्घ, ह्रस्व और लुप्त, यानी कि उपयुक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसका डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त तीनों ही उच्चारण की मात्रा के आधार पर स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर, ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने 12 नंबर के प्रश्न की ओर। बिल्कुल डिटेल में चल रहे हैं, बिल्कुल आसानी से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल धीमी गति से पढ़ा रहे हैं, ताकि हर विद्यार्थी हमारे हर भाई बहन इसको पढ़ सकें। स्वरों का उच्चारण पूछ रहा है, तो स्वरों का उच्चारण क्या होगा? बिना किसी की सहायता से होता है। मैंने बताया स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है स्वरों का उच्चारण, परंतु जो व्यंजन होता है मेरे भाई, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोला जाता है। जो व्यंजन होता है यह स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो स्वरों का जो उच्चारण होता है बिना किसी सहायता से होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, आपको डिटेल देते हैं दोस्तों। डिटेल जान लीजिए कि जो स्वरों का उच्चारण होता है बिना किसी की सहायता से होता है, ये सभी स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब ये होता है कि आपको इसको बिना किसी सहायता से बोला जाता है। अगर व्यंजन की बात किया जाए तो इसको बोलने के लिए मेरे भाई आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है।
उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। हम लोग चलते हैं अपने 13 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 13 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। कह रहा है कि स्वर किसका भेद है। स्वर किसका भेद है, तो दोस्तों याद रखिएगा स्वर किसका भेद है, वर्ण का भेद है। बिल्कुल डिटेल में चल रहा हूं, अगर आपको कहीं भी समस्या लगती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। 20 दिन में 20 टेस्ट करवाऊंगा, पर चैलेंज करता हूं कि हिंदी का अगर कोई प्रश्न चला जाएगा तो पढ़ाना छोड़ दूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। स्वर कितना होता है दोस्तों, स्वर किसका भेद होता है, तो स्वर वर्ण का भेद होता है। उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो शेयर जरूर करने यार, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है एक वीडियो को बनाने के लिए। चलिए हम लोग चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि स्वर किसका भेद है। तो स्वर दोस्तों आप सभी को पता था कि वर्ण का भेद है। ऐसे प्रश्न आपको फंसाने के लिए दिया जाता है, पर आप लोगों को सावधान सतर्क रहना होगा सभी प्रश्नों से बचने के लिए। स्वर हिंदी का वर्णमाला की ध्वनियों का भी भेद है। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। मैंने बात किया था पहले ही दोस्तों। अब आपको स्वर जो जिनको बोलने के लिए दोस्तों स्वतंत्र होते हैं वो स्वर होते हैं, और व्यंजन जिनको स्वर की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर का प्रश्न। कम से कम हम लोग 150 प्रश्नों को इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। आपका जो विथ डिटेल के साथ, ऐसी बात नहीं है कि डिटेल में नहीं दोस्तों। आपका 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मात्रा के आधार पर जो है स्वर से किस प्रकार प्रश्न बनेंगे। देखिए हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या मैंने क्या बताया था, 4 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। चलिए अब हम लोग दोस्तों अपने अगले प्रश्न को डिटेल थोड़ा जान लेते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। स्वरों के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर अ ई उ री और दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ। 15 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी जल्दी थोड़ा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे में हमको पूरा बेहतरीन ढंग से कर लेना होगा। अगर आप ये समय मेरे को दे दे रहे हैं तो हिंदी में जान लीजिए आपका नंबर नहीं कटेगा। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं। तो मैंने बताया कि ह्रस्व का जब दुगना समय लगे मेरे भाई, ह्रस्व का जब दुगना समय लगे तो दीर्घ स्वर या गुरु स्वर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 16 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करिए, या तो चेष्टाएं करिए या तो मेहनत करिए। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, ये भी प्रश्न आ जाता है। देखिए ह्रस्व स्वर मैंने बताया ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वर या गुरु स्वर की संख्या 7 होती है। परंतु दोस्तों ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं, दीर्घ स्वर में आपको दिमाग लगाना होगा कि ह्रस्व स्वर जो होते हैं ये बहुत ही कम समय में बोले जाते हैं। अ ई उ री, और इसमें बड़ा आ आता है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि बड़ा आ कहाँ भैया, बड़ा आ है, देख सकते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो बड़ा आ गया, ए ऐ ओ। बड़ा आ पहली बात तो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में बताते हैं, क्योंकि आपको ओ भी इसमें होगा, परंतु आपको समझना होगा। देखिए दोस्तों दिए गए विकल्पों में बड़ा आ दीर्घ स्वर है। अन्य स्वरों का विवरण देख सकते हैं। उ ह्रस्व स्वर है। अच्छा ए जो होता है भैया संयुक्त स्वर होता है, ओ जो होता है संयुक्त स्वर। ओ भाई साहब यहाँ पर देखिए आ और उ की मदद से मिलकर बना होता है ओ। आ और उ की मदद से मिलकर बना होता है संयुक्त स्वर होगा। और जो ए होता है अ और ए के मदद आई के मदद से, इसलिए ये संयुक्त स्वर होगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आप सभी के समझ में आ रहे होंगे। 17 देखिए आगे समझिएगा बड़े ध्यानपूर्वक से। थोड़ा सा स्क्रीन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ हो जा रही है, आपको समझा रहे हैं। देखिए वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं जो इस प्रकार से है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दो दीर्घ स्वर 3 है और संयुक्त स्वर 4 होते हैं। दोस्तों देखिए ये बहरहाल दीर्घ स्वर के ही अंतर्गत, मैंने बताया कि दुगना समय लगता है दोस्तों, आप सभी को बता दूं दुगना समय लगता है। देखिए भाई निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसमें जो बड़ा ऊ है ये संयुक्त स्वर नहीं है। बड़ा यू ऊ संयुक्त स्वर नहीं है, बल्कि यह दीर्घ स्वर या गुरु स्वर है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं जो इस प्रकार से हैं। इस किस प्रकार से हम आपको बताते हैं। देखिए, हस्व स्वर कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, यानी कि इसकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर आ, ई, उ होते हैं। अगर ऐसे बात किया जाए तो संयुक्त स्वर नहीं माना जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको बता दूं कि मूल रूप से 2 ही होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की मूल रूप से पूछा जाए तो 7 होती है, परंतु दोस्तों इस प्रकार से ये कितने 3 हैं। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ संयुक्त स्वर में ए आई ओ औ आ जाता है। संयुक्त स्वर की संख्या 4, फिर से बता दे रहा हूँ, समझिएगा। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वर की संख्या 3 है, और जो संयुक्त स्वर ये भी 4 हैं। दीर्घ स्वर में संयुक्त स्वर का मेल भी कह सकते हैं, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत भी आ सकता है। दोस्तों आपको बता दूं, ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसको बोलने में उसका दुगुना समय लगता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन के सामने है। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों में से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, लुप्त स्वर जो होता है इसको बोलने के लिए दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जो लुप्त स्वर होता है इसको बोलने के लिए दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। और किसको भैया? ह्रस्व स्वर को बोलने के लिए, ह्रस्व स्वर को बोलने के लिए दीर्घ स्वर का ह्रस्व स्वर जो होता है इसको बोलने के लिए कम समय लगता है। इसका दुगना समय दीर्घ स्वर के लिए, और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है किसको बोलने के लिए? लुप्त स्वर को बोलने के लिए। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, देखिए कुछ पॉइंट है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओम, सुनो आदि। हमारा और आपका 19 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि लुप्त स्वर कौन सा है? लुप्त स्वर कौन सा है? तो मैंने बताया लुप्त स्वर कौन सा है भैया, अभी आपको बताया था कि ओम है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इन पॉइंटों को पकड़िए, बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर बैठते हैं, पर आपको समझते हुए चलना होगा कि लुप्त स्वर कौन सा है। अगर पूछ ले तो ओम होगा। ओम लुप्त स्वर है, शेष वर्तनी की दृष्टि से त्रुटि पूर्ण शब्द है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है मेरे भाई, उसका लगभग कितना, जितना समय लगता है लुप्त स्वर के उच्चारण में उसका 3 गुना समय लगता है। और ह्रस्व स्वर का दुगना समय पूछे तो ह्रस्व स्वर का दुगना समय दीर्घ स्वर को बोलने में या गुरु स्वर को बोलने में समय लगता है। ठीक है ना। हम लोग चलते हैं आगे। लुप्त स्वर का प्रयोग मूलतः वैदिक भाषा में या नाटक इत्यादि में संवाद लिखते समय किया जाता है। उम्मीद करता हूँ हम लोग आप सभी को समझा पा रहा हूँ हर एक प्रश्न। अगर कहीं भी डाउट लगता है तो पूछ लीजिए आप। अगला प्रश्न है मेरे भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? तो निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है दोस्तों? तो ए को माना गया है। इसका डिटेल देखिए। ए स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओह और औ होता है। इसमें संयुक्त होने का विवरण इस प्रकार है। अ, ई से मिलकर ए बनता है, और अ और ए से मिलकर ए बनता है। अ और उ से मिलकर ओ बनता है। अ और ओ से मिलकर औ बनता है। अ, ई, उ, री को मूल स्वर भी माना जाता है। फिर से बता दूं रहा हूँ, अगर आपसे पूछ ले मूल स्वरों की संख्या कितनी, तो 4 होती है। अ, ई, उ, री होते हैं। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 21 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि संयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो स्टेनोग्राफर में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो दोस्तों याद रखिएगा, संयुक्त स्वर कौन सा होगा? संयुक्त स्वर दोस्तों ए, ऐ, ओ, औ होगा। मैंने बात कर रहा अगर मूल स्वर अ,
कौन कौन से मूल स्वर, मैंने इसके पहले आप सभी को बता दिया हूँ कि जो मूल स्वर होते हैं दोस्तों, ये बहुत बार प्रश्न में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिए। आ ई उ री होता है, मूल स्वर 4 होते हैं। और आपका कहाँ तक पहुँचे, 21 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा संयुक्त स्वर है, तो संयुक्त स्वर है भैया ए ऐ ओ औ, ये भी 4 होते हैं। मूल स्वर कौन कौन 4 होते हैं, अ ए, कौन कौन अ ई उ री, और हस दो संयुक्त स्वर होते हैं, ये भी 4 होते हैं। हम लोग चलते हैं अपने 22 नंबर के प्रश्न की ओर। कहीं भी डाउट लग रहा हो तो पूछ लीजिए। अगला प्रश्न है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है, तो दोस्तों याद रखिएगा ओ इसमें से मूल स्वर नहीं है। बड़ा आ बड़ी, ये सारे दोस्तों मूल दीर्घ स्वर, भैया मूल दीर्घ स्वर की बात कर रहे हैं, मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो ओ इसमें मूल दीर्घ स्वर नहीं है। समझिएगा, स्वतंत्र रूप से उच्चरित वर्ण स्वर कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। निम्नलिखित वर्गीकृत किया गया है इनको निम्नलिखित प्रकार से। हर्ष स्वर जिन जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से न होकर स्वतंत्र रूप से होती, इन्हें हर्ष स्वर कहलाते हैं। अ ई उ और री, इन्हें मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर दोस्तों, दीर्घ स्वर दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित दीर्घ स्वर होता है। हर्ष स्वर का दुगना समय लगता है। आ बड़ी ई बड़ा ऊ होता है दोस्तों, ये 3 होते हैं। और संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन, जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग को से संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। ए ओ और औ संयुक्त स्वर हैं, अतः प्रश्नगत विकल्पों में से ओ मूल स्वर नहीं है, यह संयुक्त स्वर है। उम्मीद है सारे प्रश्न सारे पॉइंट आप सभी के समझ में आ रहे होंगे। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कहाँ तक पहुंचे हम लोग भैया, 22 नंबर। ये डिटेल में दोस्तों आपको कोई नहीं देगा, आप लोग बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, पर जिस प्रकार से कंटेंट दे दिया जा रहा है, यकीन मानिए आपको पूरे बस कंटेंट को ध्यान से पढ़ना होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा जो पश्च स्वर है ये सॉरी जो वितरित स्वर है ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। वितरित स्वर जीभ के भाग के आधार पर हिंदी स्वरों के अंतर्गत नहीं आता। जिह्वा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार से होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। विवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे बड़ा आ। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। इन सारी बातों को ध्यान से समझिए। अगला है अर्ध विवृत स्वर है, अर्ध अविवृत स्वर है, तो दोस्तों याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों अब इसका हम लोग डिटेल देखेंगे, डिटेल जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक काम नहीं बनेगा। देखिए मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे बड़ा आ विवृत होता है। अर्ध विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे अ, बोलिए हमारे साथ, अ ए ओ आ और औ, या अ ए आ और औ। हम लोग चलते हैं बात करते हैं अर्ध संवृत की। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए और ओ। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई उ अतः। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो वर्दी चढ़ाना है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यशस्वी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर उत्तर प्रदेश की पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम दिन बचे हैं, कैसे करेंगे तैयारी। तो दोस्तों आज ये पहला दिन है, पहला टेस्ट है, संज्ञा का टेस्ट लेने चल रहे हैं। एक दिन में एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आज संज्ञा का पूरा आपको रिवीजन कराएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ऐसे ही दोस्तों 20 दिनों में हम पूरी हिंदी को निचोड़ कर रख देंगे। आप लोगों ने कमेंट किया कि सर मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूं, मेरे नंबर जाने नहीं चाहिए हिंदी से। तो हिंदी बहुत बड़ा रोल है आपकी सिलेक्शन में मेरे भाई। तो हिंदी का
एक एक पॉइंट आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। 100% गारंटी है सिलेक्शन, लेकिन आपको कंटिन्यू काम करना होगा। जैसे आज मैंने संज्ञा का टेस्ट कराया, तो संज्ञा पर पढ़ने के बाद आपको काम करना होगा इस पर। उसके बाद मैं कल पढ़ाऊंगा वर्णमाला, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा समास संधि। तो सारे प्रश्नों को मैं निचोड़ दूंगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपका काम हो पाएगा। क्योंकि हमारे बहुत विद्यार्थी कुछ भी नहीं पढ़े हैं। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, 20 दिन में कंप्लीट करवाऊंगा, चैलेंज और दावा करता हूं। तो चलिए, आज संज्ञा की क्लास है, पहली क्लास है, तो जवाब देना शुरू करिए और ईमानदारी से बता दीजिएगा कि आप लोग कितने का जवाब दे पाएंगे। और ईमानदारी से बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का जवाब दिया। संज्ञा टॉपिक आज खत्म होगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे, बिल्कुल समझाते हुए, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा चैलेंज और दावा है। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है कि शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक संज्ञा है। तो शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है, तो आपको बता दूं दोस्तों, जैसे जातिवाचक हो गया, तो जाति की बात किया जाए, जैसे भैया कौन, जैसे पशु हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, पर्वत हो गया, कई ये सब जाति की बात कर रहा है, नदी हो गई, ये सब चीजें जातिवाचक में आएंगी। अगर द्रव्यवाचक का मतलब लिक्विड फॉर्म, लिक्विड का मतलब जैसे दूध हो गया भैया, दूध के बाद पानी हो गया, पानी के बाद मान लीजिए तेल हो गया, और मेरे भाई पदार्थ भी तो इसी में आएगा। द्रव्यवाचक में पदार्थ का मतलब जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ये भी द्रव्यवाचक में ही आएगा। और इसी में धातु भी आएगा। धातु का मतलब जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब चीजें, मेरी बातों को नोट करिए, दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा। एक बार वीडियो ना समझ में आए 2 बार देखिएगा, लेकिन यकीन मानिए वीडियो आपके लिए रामबाण होगा। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आपका हर पॉइंट कवर कराया जाएगा इस चैनल पर निःशुल्क, ठीक है। द्रव्यवाचक का मतलब जैसे लिक्विड फॉर्म, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, और साथ ही साथ पदार्थों की बात किया जाएगा, गेहूं, चावल, दाल, अरहर। और दोस्तों क्या, और धातुओं की बात किया जाए, सोना, चांदी, ये सारी चीजें द्रव्यवाचक में आएगी। और व्यक्तिवाचक का मतलब किसी विशेष व्यक्ति का बात किया गया। जैसे मान लीजिए भैया, जैसे नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो विशेष व्यक्ति ही तो हैं, तो वो होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब भैया किसी व्यक्ति विशेष, जैसे शेर हो गया, शेर हो गया, कबूतर हो गया। पक्षी की बात करें तो जातिवाचक में, पक्षियों में तो बहुत सारे क्या होते हैं भैया, पक्षी आ जाएंगे। पशु में तो बहुत सारे पशु आ जाएंगे, सब जाति है। तो शेर भैया, शेर आएगा व्यक्तिवाचक में। शेर हो गया, कबूतर हो गया, हिमालय हो गया, गंगा हो गया, ये सब चीजें व्यक्तिवाचक में आएगी। और भाववाचक का मतलब मेरे भाई, भाववाचक का मतलब होगा प्रेम, प्रेम हो गया, ईर्ष्या हो गया, लोभ, मोह, यानी कि ये सब चीजें आपकी भाववाचक में आएंगी। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। तो पहला प्रश्न का जवाब क्या होगा, शिक्षक। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि शिक्षक कोई भी तो हो सकता है ना। तो शिक्षक किस में आएगा, शिक्षक हो या अध्यापक, आएगा जातिवाचक में। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ पहली चीज, पहला प्रश्न जबरदस्त तरीके से आप सभी को समझ में आया होगा। अगर डाउट लगता है तो मेरे प्रिय विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा कि टेलीग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किए हो तो जाओ जल्दी से ज्वाइन कर लो, ताकि आप लोगों को दोस्तों हम इसी प्रकार से पीडीएफ, ये सारे पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेंगे, और आप सभी को सारे पीडीएफ के साथ साथ हर इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भी देता रहूँगा। तो चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर हमारी टीम बढ़ती हुई है। आपका प्रश्न है, कह रहा है कि दूध, दूध किस प्रकार की संज्ञा है। दूध किस प्रकार की संज्ञा, मैंने बोला क्या भैया, दूध का मतलब लिक्विड फॉर्म की बात कर रहा है ना, तो ये किस में आएगा, ये आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में। द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी लिक्विड फॉर्म, यानी कि जैसे हो गया दूध हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब चीजें तो है ही। और साथ ही साथ अगर धातुओं की बात किया जाए, धातुओं की बात किया जाए, धातुओं का मतलब कैसे सर, जैसे मान लीजिए मेरे भाई सोना हो गया,
चांदी हो गया, सोना चांदी, ये सब क्या है सर? ये सब तो धातु हैं मेरे भाई। सोना हो गया, चांदी हो गया, और भैया क्या, और पदार्थों की बात किया जाए, पदार्थों की बात किया जाए, पदार्थों का मतलब गेहूं हो गया, गेहूं पदार्थ ही तो है। चावल हो गया, अरहर हो गया, जौ हो गया, दाल हो गया, मटर हो गया, सब सारी चीजें जब आए, खाद्य पदार्थ की चीजें, तो ये किस में आएगा? ये द्रव्यवाचक में आएगा। धातुओं की बात किया जाए तो द्रव्यवाचक होगा, और लिक्विड फॉर्म ये द्रव्यवाचक होगा, और पदार्थों की बात तो द्रव्यवाचक होगा। तो दूध में किस प्रकार की संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, अगर आपकी इच्छा करता है, दिल करता है कि ये कंटेंट में बहुत बेहतरीन दम है, खम है, तो अभी तभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना मत करिएगा मेरे भाई। मैं सब्सक्राइब के लिए आप लोगों को नहीं कहूँगा, फिर भी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से 20,000 लोगों का बहुत बड़ा परिवार बन चुका है यशस्वी योद्धा। ऐसे ही दोस्तों आप लोगों ने प्यार दिया है इस चैनल को। क्रिया से दोस्तों अगला प्रश्न है कि क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। अब देखिए भैया, जो थकावट है, थकावट को ही ले लेते हैं। पहले देखिए मूल रूप, मूल रूप देखते हैं। मूल रूप देखिए दोस्तों, इसका हुआ क्या? थकना। मूल रूप क्या हुआ? थकना। ये थकना क्या हुआ? थकना तो क्रिया हो गई ना, थकना तो क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो इससे ये पता चलता है क्रिया, क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा तो क्या हो जाएंगे? थकावट ही, थकावट ही होगा इसका राइट आंसर। थकावट के साथ जाएगा। और जो ये बुराई है, आलस्य है, बुढ़ापा है, ये सब किस संज्ञा में जाएंगे? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैंने बताया था कि प्रेम हो, ईर्ष्या हो, लोभ हो, मोह हो, माया हो, ये सब किस में जाएंगे भाई? ये किस में जाएंगे? भाववाचक संज्ञा में जाएंगे। उम्मीद करता हूँ एक एक चीजें आप सभी की समझ में आ रही होंगी। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये सब चीजें किस में आ जाएंगी? बता दे रहा हूँ, भाववाचक में जाएंगी, भाववाचक में जाएंगी। हम लोग चलते हैं अपने चौथे नंबर के प्रश्न की ओर। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा हो तो ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। हम आपके सारे प्रश्न आपके सारे कमेंट को देखते रहते हैं, ताकि किसी भी विद्यार्थी का कोई भी टॉपिक ना छूट सके। तो हिंदी रामबाण है आप लोगों के लिए। हिंदी फ्री का नंबर देता है, तो फ्री के नंबर को कौन नहीं चाहता ये बताइए। तो ये नंबर आपका सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होंगे। तो आज चल रहा है टॉपिक संज्ञा, कल चलेगा बिल्कुल इसी प्रकार से वर्णमाला। तो तैयार रहिएगा कल के लिए भी। संज्ञा का देखिए चौथा प्रश्न है कि निम्न में से संज्ञा है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। निम्न में से संज्ञा है, पूछ रहा है कि इसमें संज्ञा कौन है? हरा, पतला, सभा और गहरा दिया गया है। तो दोस्तों ये जो हरा है, ये हरा क्या है सर? तो आपको बता दूं, ये विशेषण है। विशेषण वो होता है जो विशेषता बताए, जो विशेषता बताए विशेषण होता है। देखिए भैया, जैसे ये लाल हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, कोई भी कलर हो, ये आपकी विशेषता बता रहा है कि ये लाल कलर का है। मान लीजिए आप कोई पेन लिए हैं, पेन लिए हैं तो कोई किस कलर की है? लाल कलर के। पेन कैसी है? पेन लाल है। वो तो आपकी पेन की विशेषता बता रहा है कि पेन लाल कलर की है। तो ये विशेषण हो गया दोस्तों, विशेषण हो गया, विशेषता बता रही है। लाल हो गया। और ये पतला भी विशेषण होगा। पतला हो, मोटा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, जैसा भी हो दोस्तों, ये क्या होगा? ये विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया? पतला भी विशेषण में हो गया। अब जो सभा है भैया, ये समूहवाचक संज्ञा में आता है। ये समूहवाचक संज्ञा में आता है, समूहवाचक संज्ञा में आता है मेरे भाई, समूहवाचक संज्ञा में आता है। तो समूहवाचक संज्ञा कैसे सर? समूहवाचक संज्ञा का मतलब जैसे कक्षा हो गया, तो कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी तो बैठे रहते हैं। तो कक्षा में क्या होती है? बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं। तो ये क्या हो गया? समूहवाचक हो गया। जैसे भीड़ है, भीड़ भी तो समूहवाचक है, बहुत सारे लोग हैं। सभा भी कि इसी समूहवाचक में आता है। तो दोस्तों ये समूहवाचक संज्ञा हो गया।
इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 वाला जाएगा। और डी वाला जो है 4 नंबर का है, जो गहरा है, ये भी तो विशेषण है, ये भी तो विशेषता बताई जा रही है कि ओ कुआं देखो कितना ज़्यादा गहरा है। तो गहरा क्या है, उसकी विशेषता है, तो विशेषण होगा। उम्मीद करता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम लोग चलते हैं अपने 5वें नंबर के प्रश्न की ओर। इसके PDF की टेंशन आप लोग को नहीं लेना है, टेलीग्राम का लिंक दे दे रहा हूँ, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको इसका PDF पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आप लोगों को बता दूँ, यहाँ से पढ़ने के बाद आपको एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए, उसके बाद आप जाएंगे कहीं भी कोई भी टेक्स्ट बुक आप उठा लेंगे संज्ञा के प्रश्नों को, तो ज़्यादातर प्रश्नों को आप फाड़ कर रख देंगे, ये मैं दावा करता हूँ। ठीक है, आपका 5वां नंबर प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे पूछ ले कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने होते हैं, तो संज्ञा 3 होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3, और मुख्य रूप से संज्ञा कितने, तो मुख्य रूप से 3, और संज्ञा कुल कितने होते हैं, तो कुल संज्ञा 5 होते हैं। तीनों बातों को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। दोस्तों देखिए, बात क्या कर रहा है, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होंगे, और मुख्य रूप से कितने पूछा जाए तो मुख्य रूप से भी 3 होंगे। और अगर आपसे बात किया जाए कि कुल संज्ञा के कितने भेद, तो 5 होंगे। हर बात को सुनिएगा, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, वीडियो को धीमा करके देखिए, जैसे भी देखिए पर ईमानदारी से पूरा काम करिए, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा मेरे भाई, क्योंकि वीडियो शेयर करने से ये होगा कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों को ये मदद मिल पाएगा कि इस वीडियो का। देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने, तो संज्ञा 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं सर, ये तो बता दीजिए। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये संज्ञा कौन कौन से होते हैं। रूढ़, ऋण होते हैं, और यौगिक संज्ञा होते हैं, और योग रूढ़ होते हैं, ये सारे होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में रहे हो। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा मेरे भैया, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 होते हैं। अगर पूछेगा कुल संज्ञा कितने प्रकार के, तो 5, और पूछेगा मुख्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार का, तो 3 ही होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ सारी बातें मेरे आप लोग बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ पा रहे होंगे। आपका 6वां नंबर का प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। भाववाचक का मतलब क्या होता है सर, भाववाचक का मतलब होता है मेरे भाई कि जो भावनाओं को प्रकट करे, जैसे मान लीजिए दुख हो गया। अगर आपसे पूछ ले कि दुख क्या हो गया, प्रेम हो गया, ईर्ष्या हो गया, लोभ हो गया, मोह हो गया। दोस्तों ये सारी चीजें आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। तो मानव शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा का चयन करना है, तो आपको पहले एक चीज को समझ लीजिए। पहले मान लीजिए मूल शब्द, आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मूल शब्द है, आपको मूल शब्द से क्या बनाना है, भाववाचक यहाँ पर समझ लीजिए लिखा है। ठीक है, मूल शब्द आपका मानव है, तो मानव से क्या भाववाचक बनेगा, तो मानव से बनेगा मेरे भैया मानवता, मानव से बनेगा मानवता। अगर यहीं पर दिया होता कि मनुष्य का बताइए, तो मनुष्य से बनता मनुष्यता, मनुष्य का भाववाचक क्या बनेगा, मनुष्यता बनेगा। तो यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया है मानव दिया है, तो मानव का जो भाववाचक क्या होगा, मानवता। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए हम लोग चलते हैं अपने 7 नंबर के प्रश्न की ओर। 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। आपका 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये दिल्ली जो है ये विशेष स्थान की बात कर रहा है। ये जो विशेष स्थान की जब बात किया जाए तो ये कौन सी संज्ञा होगी, तो व्यक्तिवाचक में आएगी। विशेष व्यक्ति की बात करें या विशेष स्थान की बात करें, ये दिल्ली क्या है, हमारी राजधानी है, विशेष में आता है, विशेष स्थान, तो ये तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये जो लड़का है भैया,
तो लड़का तो आप लोग जानते हो कि ये क्या हो गया, जातिवाचक में हो गया, जातिवाचक में हो गया, लड़का जातिवाचक हो गया। मोहन, ये जो मोहन है ये कौन सा संज्ञा होगा, ये मोहन की बात कर रहा है तो मोहन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, मोहन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और बीमारी जो है मेरे भाई, ये जो बीमारी है इस बीमारी को क्या कहा जाएगा, बीमारी तो भाववाचक संज्ञा होगा सर। इसका मतलब राइट आंसर किसके साथ जाएगा, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर किसके साथ जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और आपसे बार बार यह कहूंगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, वहीं पर इसका पीडीएफ मिलेगा और आपको सारी बातें, पुलिस में आने वाले किस प्रकार से प्रश्न आपको जीएस जीके से पूछे जाएंगे, ये सारी बातें आपको कराई जाएंगी। और ये पहला टेस्ट है तो पहला टेस्ट देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा जय हिंद। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि पीडीएफ मैं बना दे रहा हूं आपको, प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं मास्टर हिंदी बैच के, दोस्तों वर्दी बैच के नाम से हिंदी आपकी प्लेलिस्ट बन जा रही है। पहली वीडियो है तो ऐसे सीक्वेंस में मात्र 15 से 20 दिनों में हम आपके सारे हिंदी के टॉपिक को कवर करा दूंगा और जिम्मेदारी आपकी रहेगी कि आप कितने ईमानदारी से प्रश्नों को पढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित ब्लैक कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं द्रव्यवाचक की बात कर रहा है तो दूध जो होगा, ये दूध क्या हो जाएगा, ये दूध हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, दूध क्या हो जाएगा द्रव्यवाचक। और ठंड क्या होगी, ठंड हो जाएगा विशेषण, ठंड विशेषण हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा, दूध होगा इसका राइट आंसर। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 9 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना होगा। आसमानी, नियमित, पश्चात्य, ये सारी चीजें दोस्तों क्या है, ये सारी चीजें क्या होगी, ये सारी क्या हैं, ये सारी चीजें विशेषण हैं, ये सारी चीजें विशेषण हैं आपकी। और जो अनुशासन है मेरे भैया, अनुशासन जो है, अनुशासन ये क्या होगा, यही तो होगा आपकी क्या संज्ञा, अनुशासन जो है यही तो आपकी संज्ञा होगा। इसका मतलब राइट आंसर किसके साथ जाएगा, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। उम्मीद करता हूँ ये बातें आप सभी के बिल्कुल समझ में आई होंगी बेहतरीन ढंग से। आपका 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 10 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, पराया, अपना, जागरण और सभ्य दिया है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा इसमें जो जागरण है, ये जो जागरण है दोस्तों, जागरण है, ये जागरण किससे बना है, तो जागृत से बना है। जागृत मूल हो गया और जागरण क्या हो गया, इसका भाववाचक हो गया। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, पराया, अपना, यानी कि तुम मैं यही सब होगा दोस्तों। इसका मतलब करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। उम्मीद करता हूँ एक एक बातें आप सभी के समझ में आ रही होंगी। हम लोग चलते हैं अपने 11 नंबर के प्रश्न की ओर। तो आप लोग बताने का कोशिश करिए। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो सभा तो समूहवाचक संज्ञा है, कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा है, भीड़ भी तो क्या है समूहवाचक संज्ञा है। परंतु मेरे भाई क्या है कि ये जो दौड़ है ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ये दौड़ क्या है, ये दौड़ है जो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। दौड़ का मतलब हो जाएगा दोस्तों, दौड़ना क्या है, दौड़ना एक क्रिया है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप सभी के समझ में आ रही होंगी। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 वाला। आपका 12 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी से बताने का कोशिश करिए कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जो शैशव है, जो शैशव है ये है कि नहीं है, आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। तो चलिए हम आप लोगों को समझाते हैं दोस्तों।
कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त प्रश्न है। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आप सभी को बता दूं कि जो शैशव है, ये जो शैशव है, याद रखिएगा ये कौन सा है, भाववाचक है। ये अवस्था की बात कर रहा है, ये भाववाचक है। भाववाचक में और क्या आता है, बुढ़ापा जैसे हो गया, तो बुढ़ापा भी तो भाववाचक है दोस्तों। तो ये जो शैशव है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसका मतलब कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला। बाकी लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, पुस्तक हो गया, ये क्या हो गया, ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में सर अभी तक तो आप लोग आपने ये बताया था कि पदार्थ हो गया या कोई भी खनिज हो गया, उसमें तो क्या होता है, कोई भी खनिज हो गया, ये सब चीजें किस में आती हैं, ये सब चीजें तो आती हैं द्रव्यवाचक में। पर आपने अब तो बता रहे हैं कि लोहा और लकड़ी ये जातिवाचक में, ये कैसे हो गया, ये चीजें तो मेरे को समझ में नहीं आ रही हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये जो लकड़ी है भैया, ये लकड़ी जो है, ये लोहा है, ये क्यों है, ये इसका जवाब आप लोगों को देना होगा, सोच समझ कर बताइएगा। मैं तो कमेंट बॉक्स में दे ही दूंगा, पर ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के लिए दिया हूँ। देखते हैं हमारे कितने विद्यार्थी इस जबरदस्त प्रश्न का आंसर बताएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने 13 नंबर के प्रश्न की ओर। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ने बताया नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है भैया, कह रहा है कि कुछ रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो कछु रावण का मतलब कुछ रावण, कुछ रावण का मतलब भैया, कुछ रावण का मतलब वही जो दशानन, वही जो दशानन है, दशानन, यानी कि ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला वाला हो गया व्यक्तिवाचक। हाँ वही दशानन भैया, जिस 10 है आनंद जिसके, अर्थात बहुब्रीहि समास। तो समास की बात हम लोग अगली वीडियो में करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए कुछ रावण का मतलब व्यक्तिवाचक हो गया, और जो सेकंड रावण जग केते, रावण जग केते की बात किया जाए तो ये किस में जाएंगे, ये जाएंगे दोस्तों, ये जाएंगे किसके साथ, रावण जग केते पद के रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो दोस्तों जातिवाचक हो जाएगा। ये जो दोस्तों ये कहा गया है कि क्या रावण के समान, कहते हैं रावण के तरीके हो गए हो क्या, कहते नहीं रावण की तरह हो गए हो क्या। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो रावण जग कहते ये जातिवाचक में होगा। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 नंबर वाला, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा होगा। आपका 14 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि समुद्रगुप्त भारत का क्या है भैया, भारत का नेपोलियन था, भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो दोस्तों इस प्रश्न को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे ज्यादातर विद्यार्थी व्यक्तिवाचक में लगाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यह प्रश्न जब आ जाए तो यहाँ पर नेपोलियन कौन सी संज्ञा होगी, नेपोलियन हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। बहुत बार विद्यार्थियों को ये डिस्टर्ब करता है, परंतु आपको याद रखना है नेपोलियन ये वाला प्रश्न पूछा जाए तो जातिवाचक में मारिएगा, जातिवाचक में मारिएगा, ना कि व्यक्तिवाचक में लगाकर चले आइएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 15 नंबर के प्रश्न की ओर। 15 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त प्रश्न है कि नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए, उसका सारा सौंदर्य उसकी में है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पहली बात तो आंखों में, बालों में, बालों वाला तो कट गया, ऐसे ही बालों वाला काट देते हैं लोग, ठीक है, बालों वाला काट देते हैं। और मुखमंडल, मुखमंडल में कहा भैया, ये भी दोनों गलत हो, बचा क्या, आंख, और तीसरा है हंसी। तो नीचे लिखे वाक्य खाली स्थान में भाववाचक, भाववाचक में पूरा कीजिए, उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है, हंसी में है भैया, किस में है, हंसी में है। ऑप्शन नंबर 3 वाला से होगा, आंख भी गलत होगा। राइट आंसर किसके साथ, ऑप्शन नंबर 3 के साथ। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। आपका 16 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, आप लोग भी बताने की चेष्टा कोशिश करिए।
16 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा है। इनमें से भाववाचक संज्ञा है। बहुत ही महत्वपूर्ण जबरदस्त प्रश्न है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी। इनमें से भाववाचक संज्ञा चिंता, ये जो चिंता है ये भाववाचक संज्ञा है। चिंता की बात करें, मोह की बात करें, किसकी भी है, चिंता, मोह, माया, प्रेम, ईर्ष्या, ये सारी चीजें भाववाचक में आएंगी। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा वाला। ये जो भरत हैं ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के क्या थे, छोटे भाई थे ना। तो ये विशेष व्यक्ति की बात किया जा रहा है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 17 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। जो राष्ट्र है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, जैसे मूल शब्द, मूल रूप भैया, मूल रूप से भाववाचक, भाववाचक में जैसे मूल रूप का मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था, जैसे मानव का क्या हो जाता था, मानवता, मनुष्य का मनुष्यता। तो उसी प्रकार राष्ट्र का क्या हो जाएगा, राष्ट्र का हो जाएगा राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता होगा इसका राइट आंसर। आप लोग ऐसे ही लगा लीजिएगा, वहां पर कोई भी प्रश्न आए तो आपको छोड़ना नहीं है। बस यही आप लोगों से कहूंगा कि कोई प्रश्न आप लोगों को छोड़ना नहीं है। तो राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही हो जाएगा। ना कि राष्ट्रीय होगा और ना ही राष्ट्रीय होगा, ना ही सौराष्ट्र होगा। हम लोग चलते हैं अपने 18 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 18 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करिए, चेष्टाएं करिए। जबरदस्त जिंदाबाद, उम्मीद करता हूं आप लोग होंगे। टेस्ट में बहुत सारे लोग शामिल हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप लोगों का प्यार है इस चैनल पर। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो सुंदर है, ये सुंदर है, सुंदर का भाववाचक क्या होता है, सुंदरता भी होता है, सुंदरता भी होता है और सौंदर्य, दोनों होगा। यानी कि इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर चौथे के साथ। आपका 20 नंबर का प्रश्न, 19 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हमारे देश में जयचंद्रों की कमी नहीं। यहाँ पर जयचंद्र संज्ञा किसके अंतर्गत आता है, किसके लिए मतलब है दोस्तों, किस किस संज्ञा के लिए उपयुक्त है। तो आपको पहले आपको जानना होगा, ये हैं जयचंद्र, ये हैं जयचंद्र, और ये क्या हो गया आपको। और हम एक चीज बता रहे हैं, ये पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और आपको बात करूं, बात को सुनिएगा, पकड़िएगा, तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। नहीं ये बहुत सारे विद्यार्थी हमारे गलत कर जाएंगे, लेकिन आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, ये हैं जयचंद्र, ये हैं पृथ्वीराज तृतीय। भी आपको बातें समझ रहा हूँ। तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध हुआ, तराइन का युद्ध कैसा भैया, पहला कब हुआ था, 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। किससे, पृथ्वीराज चौहान से। पहली बार तो पृथ्वीराज चौहान जीत लिया था, परंतु दूसरी बार मोहम्मद गौरी विजय प्राप्त की थी तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में। तो दोस्तों किसने इसको बुलाया था, जयचंद्र ने। किसको भैया, मोहम्मद गौरी को जयचंद्र बुलाया था। यहाँ पर जयचंद्र का कहने का अर्थात मतलब आप लोग समझ गए होंगे। जयचंद्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, जयचंद्र का मतलब धोखेबाज। जयचंद्र का मतलब यहाँ पर अर्थात बताया जा रहा है कि धोखेबाज। ऐसे प्रश्नों को विद्यार्थी गलत कर बैठते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें मैं जो बताया आप लोगों के दिमाग में समझ गए होंगे, आप लोग, आपके दिमाग में बैठ गई होंगी ये चीजें। तो यानी कि इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, राइट आंसर जाएगा जातिवाचक संज्ञा के साथ। कुछ विद्यार्थी व्यक्तिवाचक मानेंगे, पर आप लोगों को समझा दिया ना कि जयचंद्र क्या है, धोखेबाज के यहाँ से दृष्टि से इस प्रश्न में देखा जा रहा है। तो जयचंद्र जातिवाचक हो जाएगा। अगर ये प्रश्न आएगा तो आप लोग जातिवाचक ही लगाइएगा। ठीक है, जातिवाचक ही लगाएगा, आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 20 नंबर का प्रश्न है कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो आप सभी को बताना चाहूंगा, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जैसे मान लीजिए पटना हो गया आपका शहर, पटना हो गया,
रायपुर हो गया, रायपुर हो गया, और कैसा हो गया, और हो गया जयपुर हो गया। तो दोस्तों आपका घर जिस शहर में होगा, किसी न किसी शहर में होगा, उस शहर का नाम किस संज्ञा में, कौन सा संज्ञा है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। यहाँ पर संज्ञा होगा, संज्ञा का कौन सा रूप है, यहाँ पर समझ लीजिए है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, ये 20 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको बताना चाहूंगा कि इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, व्यक्तिवाचक के साथ जाएगा। कि आपका घर जिस शहर में है, उस शहर का नाम संज्ञा का किस रूप का है, तो व्यक्तिवाचक होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका बी 21 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका 21 नंबर का प्रश्न है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके को मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह क्या है भैया, वह क्या है, यही प्रश्न आपसे पूछा है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा वह क्या है कि जो बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टके को मोल। रहमान द्वारा लिखित इन बड़े में को बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है। तो आप सभी को बताना चाहूंगा, ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो बड़े शब्द है ये संज्ञा के रूप में क्या हुआ है, संज्ञा के रूप में बातें की गई हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को चीजें समझ में रहेंगी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 22 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। सभी में व्यक्तिवाचक संज्ञा ही इसकी बात किया है। तो यहाँ पर देखिए रामचंद्र जी हैं, ये तो भगवान जी हैं, तो ये तो व्यक्तिवाचक में आ गए, ये तो व्यक्तिवाचक में आ गए, ये विशेष व्यक्ति की बात किया जा रहा है। और रामचरितमानस ये दोस्तों पुस्तक नहीं है, ये विशेष पुस्तक की बात किया जा रहा है। जब किसी विशेष व्यक्ति विशेष स्थान की बात किया जाए तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो गया। और ये जो गंगा है, ये तो गंगा भी किस में आ जाएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। ये विशेष की बात कर रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऐसे ही आप लोग वहां पर कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, राम, रामचरित मानस, गंगा, ये सारे क्या है भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा। आपका 23 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 23 नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत जबरदस्त है। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जो कामायनी है, कामायनी एक विशेष पुस्तक है दोस्तों, यानी कि ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी, ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो आम है, ये जो आम है ये तो फल है, ये फल की बात किया जाए तो फल को आप लोग जब किसी भी फल की बात की जाए तो इसको क्या करिएगा, व्यक्तिवाचक में मारिएगा। और केवल भैया किसी भी फल का मतलब जैसे आम हो गया, इमली में आम हो गया दोस्तों, संतरा हो गया, सेब हो गया, कोई भी फल आए तो व्यक्तिवाचक मारेगा। अगर केवल फल की बात करेगा तो वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा। रसीला, ये रसीला क्या हो जाएगा भैया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये रसीला कौन सी संज्ञा होगी, तो ये रसीला भी जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, चौथा वाला। वकील क्या है, वकील जातिवाचक संज्ञा है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आई होंगी। हम लोग चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न 24 नंबर का आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, शब्द है, कौन सी संज्ञा शब्द है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, तो मेरे भाई याद रखिएगा, जो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, और दोस्तों प्रधानमंत्री की बात करें, ये सब चीजें जब पद की बात करने लगे तो याद रखिएगा ये किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, ये तो जाति हो गई। राज्य जैसे राज्यपाल, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का मतलब दोस्तों केवल हमारे देश के तो प्रधानमंत्री है नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री विशेष की बात तो कर नहीं रहा है, बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं। तो ये कौन सी संज्ञा में जाएगा, ये जाएगा, कोई भी पद की बात किया जाए तो ये पद किस में जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में रही होंगी। अगर इसी पर
अगर इसी पर होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो इसमें कौन सी संज्ञा, तो इसमें होता है व्यक्तिवाचक हो जाता। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ जाएगा। आपका 25 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी बात करें बुढ़ापे की, बुढ़ापा की बात करें, या तो बात करें किसकी भी है, या तो बात करें शैशव अवस्था यानी कि बुढ़ापा अवस्था दोस्ती, तो ही ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, ये सारी चीज़ें भाववाचक संज्ञा में आएंगी। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 26 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, कौन सी निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अमीर, गरीब, समूह। समूह की बात किया जाए तो यहाँ पर समूह क्या हो जाएगा, समूह तो पहली बात हो ही जाएगा, कौन सी संज्ञा, समूह हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें तो भाववाचक का सभी तो है ही नहीं, ये कट गया पहला वाला। दूसरा जवानी, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। तो पुस्तक कौन सी संज्ञा हो जाएगी, पुस्तक हो जाएगी भैया, पुस्तक हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, बहुत सारी पुस्तक। और गंगा, गंगा विशेष विशेष बात की जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। तो दोस्तों इसमें ये भी कट गया, दूसरा नंबर वाला भी, पहला वाला बचा कौन, बचा तीसरा वाला और चौथा वाला। तो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। तो जो रसीला है और कड़वाहट है, बुढ़ापा है, उन्नति, ये सारी चीजें भाववाचक में ही आएंगी। तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। हम लोग चलते हैं अपने 27 नंबर के प्रश्न की ओर। संज्ञा के प्रमुख प्रमुख भेद कितने होते हैं। मैंने पिछली प्रश्नों में बहुत 2 या 3 नंबर के प्रश्न में बताया था कि अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाएगा तो 3 लगाइएगा, और प्रमुख की बात करेगा तो 3 लगाइएगा, अगर कुल संज्ञा के प्रकार पूछा जाए तो 5 लगाइएगा। इसका मतलब राइट आंसर किसके साथ जाएगा, राइट आंसर जाएगा संज्ञा के प्रमुख 3 होते हैं प्रकार, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। आपका 28 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने करा कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 28 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, इसमें जो आनंद है ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। बाकी बगुला, लड़का, डाकू, ये सारी चीजें जातिवाचक में आएंगी। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा वाला। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कह रहा है कि इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है। लोग, गण, वर्ग, घर। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, ये 29 नंबर के प्रश्न में जो घर है ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। आपका आज का लास्ट प्रश्न है कि निजत संज्ञा शब्द है। तो दोस्तों निज से मिलकर बना है, निज से बनकर मिला है क्या, निज। तब निज क्या हो गया, निज हो गया मूल रूप, और इसका भाववाचक क्या हो गया, निजत्व हो गया। तो यानी कि इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा वाला। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर कहीं भी डाउट लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं कहूँगा, कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा।